Hello my dear students, I hope you all are doing good. This is revision series of Anomatic Ecology section and this is lecture number 4. आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। देखो ये क्विक रिवीजन है, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुने, ठीक है, और जिसने पढ़ा है वो क्विक रिवीजन के तौर पे इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है जब वाटर बॉडीज में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलगी होती है, फंगाई होती है, तो ये वो अपना एक इकोसिस्टम होता है वहाँ पे वाटर बॉडीज में, उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना बिल्कुल पानी के अंदर, ऑब्वियसली वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहाँ पे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एल्गी डिफरेंट होते हैं, वो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स भी होती है जो उन फाइटोप्लैंक्टन्स को, जो डिफरेंट प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए वहाँ तक सनलाइट जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब सनलाइट अवेलेबल होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी, और जब फोटोसिंथेसिस होगी तभी वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। तो फोटोइक जोन हम बोलते हैं जोन ऑफ फोटोसिंथेसिस को, वो जोन जब तक हमारी सनलाइट पहुँचती है और जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अमाउंट ऑफ सनलाइट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो कितनी सनलाइट जाएगी हमारे इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो डिटरमाइन करेगा कितना ऑक्सीजन होगा अंदर हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, क्योंकि जितनी फोटोसिंथेसिस होगी उतना ऑक्सीजन होगा वहाँ पे। देखो ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट रहता है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में। ह्यूमंस का इम्पैक्ट ये रहता है कि ह्यूमंस का ये भी इम्पैक्ट एक रहता है नेगेटिव इम्पैक्ट की। अगर हम बात करेंगे, एक तो डायरेक्टली वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वाटर बॉडीज में, दूसरा यूट्रॉपिकेशन होता है। यूट्रॉपिकेशन क्या होता है? यूट्रॉपिकेशन होता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट या एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाती है और आके वाटर बॉडी में चला जाता है, वो रिच ऑफ केमिकल्स, रिच ऑफ न्यूट्रेंट्स होता है, वो सारे न्यूट्रेंट्स उस वाटर बॉडी में चले जाते हैं। और वाटर बॉडी में जब न्यूट्रेंट्स ज़्यादा हो गए, वहाँ पे अलगल ब्लूम हो जाते हैं, एल्गी इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कि पूरा वाटर बॉडी को ऊपर से कवर आता है एल्गी से, और नीचे सनलाइट नहीं जाती है। जब सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो नीचे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ह्यूमंस की वजह से ही इम्पैक्ट होता है, एक तो पोल्यूशन भी होता है और यूट्रॉपिकेशन भी होता है ह्यूमंस की वजह से ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा वाटर बॉडी में चला जाता है। Reducing the sunlight thus increases the demand of ऑक्सीजन। अगर सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुंचेगी, अगर सनलाइट बंद हो गई, वहाँ नहीं पहुंचेगी नीचे वाटर सरफेस के नीचे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। जिसको हम मेजर करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, कितनी वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड है, वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ BOD। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हायर द BOD एंड COD लेस द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो अगर हमें देखना होता है ना वाटर पोल्यूशन कितना है, ज़्यादा है, कम, हम देखते हैं वहाँ पे BOD कितना है या COD कितना है, यूजुअली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत डिमांड बढ़ गई है। नॉर्मली तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी तो दैट मीन्स वाटर क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है। देखो क्यों आप बोलोगे मैम क्यों वहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कैसे है कि पोल्यूशन वहाँ पे? देखो पोल्यूशन से क्या हो जाता है, causing dead zones in oceans, biological deserts। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, मैंने आपको बोला जब पोल्यूशन होता है वहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाता है ज़्यादा न्यूट्रेंट्स की वजह से, डिफरेंट न्यूट्रेंट्स की वजह से, या फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, वो नीचे डिके हो जाते हैं और उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे खराबी हो जाती है अंदर, तो बायोलॉजिकल डेजर्ट्स बन जाते हैं, रेगिस्तान अंदर बनता है, रेगिस्तान इन द शॉर्ट की, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट कॉजेज नो फोटोसिंथेसिस। जब सनलाइट नहीं जाएगी नीचे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। डेड जोन्स हम ओशंस में बोलते हैं कि डेड जोन्स है कुछ। डेड जोन्स कौन से जोन्स होते हैं? ऑक्सीजन स्टार्व्ड रीजन्स ऑफ ओशंस। ऐसी जगह है ओशंस में जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इवन ऑक्सीजन न होने की वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है, उनको हम डेड जोन्स बोलते हैं। पैसिफिक ओशन हैज़ डेड जोन्स। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे डेड जोन्स, जिनको हम डेड जोन्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। Recent dead zones in Indian Ocean near Arabian Sea, which is called the world's largest marine dead zone near Gulf of Oman।
तो रिसेंटली देखा गया अरेबियन सी के पास में, इंडियन ओशन में, कि गल्फ ऑफ ओमान के पास देखा गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीन डेड जोन, वहाँ पे बहुत बड़ा डेड जोन बन गया है। अब देखो ये डायग्राम से आपको पता चलेगा बायोलॉजिकल डेजर्ट्स बन गए हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है प्लांट्स मर गए। देखो सनलाइट जब पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है ना, इसको हम बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं ऊपर से, ठीक है। जब पोल्यूशन की वजह से जो है वाटर इतना गंदा हो गया कि सनलाइट ही नीचे नहीं आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, प्लांट्स मर गए। प्लांट्स मर गए तो प्लांट्स के मरने से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो उससे भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा, जब प्लांट्स मर गए फूड चेन इफेक्ट हो गई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो मछलियाँ फाइटोप्लैंक्टन या प्लांट्स खाती थी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। एनिमल विल स्टार्ट डाइंग, जब उनको खाना नहीं मिलेगा, जब छोटी मछलियों की तादाद कम हो जाएगी, बड़ी मछलियों के लिए खाना ही नहीं बचेगा, वो भी मर जाएंगी। तो उससे क्या हो जाता है, इन शॉर्ट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, हाइपोक्सिक कंडीशंस बन जाती है। हाइपोक्सिक, हाइपो मतलब कम, ऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है वो कंडीशंस बन जाती है, और उससे क्या हो जाती है, डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अब पूरा समझ आ गया। ओके, तो उनको हम बायोलॉजिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस डायग्राम पे भी दिखा गया है कैसे कैसे डेड जोन्स बनते हैं, आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। अब पोल्यूटेंट्स ओशन में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है ओशन में? सबसे पहली बात ऑयल स्पिल होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, सी एक्सटेंस है, सी कार्गो। देखो जब बड़े बड़े ऑयल टैंकर शिप्स में चलाए जाते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री लाए जाते हैं, तो उस वजह से या शिप खराब हो गई, बीच में कुछ हो गया, तो वो ऑयल पानी में चला जाता है, उसको हम ऑयल स्पिल बोलते हैं। प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा पानी में चला गया, बहुत सारी कंट्रीज डंप करती थी, फेंकती थी, ऐसे ही तो प्लास्टिक वेस्ट जमा हो गया। कुछ सी एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे सी कार्गोज, वहाँ पे हम गुड्स ट्रेड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेड कराते हैं बाय शिप्स, तो उनकी वजह से भी ज़्यादातर मोस्टली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओशन गाइडिंग सर्कुलेशन। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ओशन में प्लास्टिक देखने को मिला है, और प्लास्टिक crust is the plastic pollution which forms the outer layer and crust of the rock, mostly polythene, which is washed from the ocean to the shores. Plastic crust or plastic pollution giving rise to plastic agglomerates, that is the new rock formed from the plastic waste. तो जब प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, वो रॉक उसके ऊपर कवर जैसा हो जाता है, और वो रॉक्स पानी के साथ शोर्स की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वेस्ट भी, और वो प्लास्टिक ग्लोमरेट्स बन जाते हैं, तो प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है ओशंस में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी कितनी कहाँ पे होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह ग्रासलैंड बनेगी, कौन सी जगह डेजर्ट बनेगा, कहाँ पे कितनी बारिशें होंगी, कहाँ पे फॉरेस्ट उगेगा। ट्रीज जनरली डू नॉट सर्वाइव इन द ग्रासलैंड रीजन्स, तो बोले जाते हैं कि जहाँ पे वो हम कैटल को लेते हैं ना घास चरने के लिए, ग्रासलैंड्स में, वहाँ पे ज़्यादातर ट्री नहीं होती है। क्यों वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं? ड्यू टू लेस ह्यूमिडिटी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, वहाँ पे एयर में मॉइस्चर कम होता है। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, वहाँ पे कुदरती तौर पे क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लगती है। और नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रासलैंड्स टू सर्वाइव, their seeds are fire and drought proof, and forest fire do not allow other species to grow in the region. Forest fire destroy the seeds of other trees, act as defense mechanism for grasslands. तो ग्रासलैंड्स फिर क्यों वहाँ पे रहते हैं? क्योंकि ग्रासलैंड्स के लिए अच्छा होता है फॉरेस्ट फायर्स का। क्यों? ग्रासलैंड्स जो ग्रासेस का जो सीड होता है ना, उससे कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं होता है फॉरेस्ट फायर से। जब फॉरेस्ट फायर होता है वहाँ पे वो किसी पेड़ को नहीं उगने देता है, तो ग्रास ही उगता है वहाँ पे, और जब ह्यूमिडिटी भी लेस होती है तो वहाँ पे पेड़ कैसे उगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामिड देखे हैं, बायोटिक कंपोनेंट देखे हैं, जैसे जो लिविंग बींग्स होते हैं ना बायोस्फीयर में, लिविंग बींग्स जो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे देखे हैं पैरामिड की इसमें शेप में, आपने देखा होगा ट्रायंगल। और इसमें बेस जो होती है ना, बेस बड़ी होती है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सेल्फ नरिशिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, ये ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो ही हम ऊपर ऊपर चले जाते हैं ना, ये कम कम होता जा रहा है ना।
बेस पे बहुत सारे ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स, तो ग्रासेस प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे भी कम है और टर्शरी कंज्यूमर्स उससे भी कम है। अब जो ऑटोट्रॉप्स है ये सेल्फ नरिशिंग है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, जो इनको ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ये दो में भी सेप्रोट्रॉप्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और इन सब को हेटेरोट्रॉप्स हम बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑटोट्रॉप्स मरते हैं या हेटेरोट्रॉप्स मरते हैं, उन डेड ऑर्गेनिजम्स पे को कौन डिके कराता है? उनको सेप्रोट्रॉप्स डिके उनको खाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स उनको खाते हैं और डिकम्पोज करते हैं ना, और उनको नरिशमेंट वहाँ से ही मिलती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या बाकी जो फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, उनको खुद फिर जब वो मर जाते हैं उनको फिर सेप्रोट्रॉप्स खाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उनको वहीं से नरिशमेंट मिलता है। अगर हम सेप्रोट्रॉपिक फूड चेन की नॉर्मली अगर हम फूड चेन की बात करेंगे ना, वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, क्योंकि खुद फूड चेन में कुछ तो पहले होना चाहिए ना जो खाना बनाएगा। और ओके, अच्छा, अगर अब हम सेप्रोट्रॉपिक फूड चेन की बात करेंगे ना, उसकी फूड चेन ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि सेप्रोट्रॉपिक फूड चेन जब सेप्रोट्रॉप्स उसको डिके और डिकम्पोज करते हैं ना, वो डेड बॉडी को करते हैं, तो वहीं से उनको पहली खुराक मिलती है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेरोवर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया परसों की सेप्रोट्रॉप्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिटेरोवर्स और डिकम्पोजर्स। डिटेरोवर्स होते हैं जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं जो फिर उन मॉलिक्यूल्स को फिर और सिंपलीफाई करके जो है ये करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे डिटेरोवर्स इज वन दैट इट इज द डेड पार्टिकल्स दैट इज डिटेरस। अर्थवर्म होती है, कॉकरोच, रैट, स्नेल, वल्चर, वो डेड पार्टिकल्स को खाते हैं। डिकम्पोज ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया, फंगई आते हैं जो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंजाइम से क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तब जाके उनको वो डाइजेस्ट करते हैं। तो डिकम्पोजर्स हेल्प इन ह्यूमिफिकेशन विच इज एडिशन ऑफ डेड डार्क ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल नोन एज ह्यूमस विच इंक्रीजेस, ठीक है। देखो, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोजर से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? जब डिटेरोवोर्स क्या करते हैं, वो डेड पार्टिकल्स खाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बचा कुचा रहता है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? एंजाइम इनमें होता है, एंजाइम की हेल्प से डिकम्पोज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उस वेस्ट को। डिकम्पोजर्स की वजह से क्या होता है? कुछ वेस्ट फिर मिट्टी में चला जाता है ना, और जो वेस्ट होता है डेड ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है? वो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या हो जाता है? सॉइल फर्टाइल हो जाती है, उसका ह्यूमस बढ़ जाता है सॉइल का, ठीक है। सॉइल में क्या क्या हो जाता है? उस ह्यूमस की ऐड होने से उसमें एसिडिक कंटेंट आता है सॉइल में, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है सॉइल में, ठीक है। अच्छा, जो 10% रूल है ना, 10% रूल क्या है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। बैट्स फ्लाइंग फॉक्स इन इंडिया इज कॉल्ड कार्बिनी। देखो 10% रूल का मतलब ये है, जो पिरामिड है ना, अगर यहाँ पे प्लांट्स है, अगर यहाँ पे एनर्जी 100% है, लेकिन इन प्लांट्स को ग्रो होने में खुद भी कुछ एनर्जी लगेगी ना। 50% ये खुद को लगाते हैं, 50% बच गई, ये ऊपर जाएगी। ये 50% इन्होंने यूज़ किया, खुद को जिंदा रखने के लिए ये कंज्यूम करेंगे इसमें से कुछ, बाकी जो बच गई वो ऊपर चलेगी, चलो 30%। ये 30% में से ये थोड़ा सा खुद को रखेंगे, खुद को, बाकी ऊपर चलेगी 50%। तो जितना हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, उतना एनर्जी जो है 10% कम हो जाएगी, उतना कम हो जाएगी एनर्जी फ्रॉम लोअर बेस टू द हायर, टू द टेपरिंग एंड ऑफ द पिरामिड, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम इज दस इनसफिशिएंट, हेंस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी का पिरामिड होता है ना, वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे होती है, लोवेस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमेशा ये ऐसे नहीं कभी बन सकता, इस एनर्जी का जो पिरामिड है ना, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोवेस्ट लेवल पे हाई एनर्जी होती है 100%, तो ऊपर कम होती है, तो ये हमेशा अपराइट होता है एनर्जी का पिरामिड। ये क्वेश्चंस में आ जाता है, याद रख लेना। As energy decreases from lower to higher tropic levels, so maximum 4 to 5 levels are available and number of organisms decreasing at each higher tropic level. जैसे कि आपको पता है
कि यहाँ पे नीचे एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, कम होती है, कम होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा होते हैं, फिर देखोगे कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। देखो जो टॉप कार्निवोर होता है ना, लाइन होता है, टाइगर, फॉक्स है ना, उनकी लाइन और टाइगर की तादाद कितनी कम है ना, कम। अगर हम आंट्स की बात करेंगे वो कितनी ज़्यादा है ना। या अगर हम इसकी क्या बोलते हैं इसको, शीप की बात करेंगे, फिर भी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होता है एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स, क्योंकि टॉप कार्निवोर्स या टॉप प्रीडेटर्स की अगर हम बात करेंगे ना, वो कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डियर को कौन खाता है, डियर को लॉयन या टाइगर खाता है। अब मुझे बता, क्या डियर की तादाद ज़्यादा होती है या शीप होता है होगा, शीप की तादाद ज़्यादा होगी या लॉयन की तादाद ज़्यादा होगी, शीप की ज़्यादा तादाद होती है, ठीक है। जितना हम हायर ट्रॉपिक लेवल की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं। Higher amount of food in form of energy is required in higher tropic level, giving rise to problem in the form of bioaccumulation, bioconcentration, biomagnification. Obviously जितना हम हायर ट्रॉपिक लेवल जाएंगे ना, जो टाइगर होता है ना उसको या लॉइन होता है ना, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो कंसंट्रेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप अभी तक जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले वो आपको समझ आए होंगे। तो वी विल रीड अबाउट द बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। देखो जब केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, वो ख़त्म नहीं होते हैं, तो वो एंटर होते हैं हमारे फूड चेन में। तो जो प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दीज केमिकल, जब एक ऑर्गेनिज्म में केमिकल चले जाते हैं ना, तो प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक प्लेस, अगर हमारी इनटेक रेट, हमारे हम कुछ खाना खाते हैं उसमें जो केमिकल अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कम होगी, तो केमिकल हमारी बॉडी में रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ दीज केमिकल होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म में होती है, इसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स होने की वजह से वो फूड चेन में आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, इसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो अब ये केमिकल्स कैसे होते हैं, एज अ पोल्यूटेंट, पोल्यूशन जब बढ़ जाता है ना तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये फूड चेन में आ जाता है, ऑर्गेनिजम्स में अंदर आते हैं केमिकल्स। अगर ये पोल्यूटेंट्स एंटर होंगे फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम या किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, फिश में चले गए पोल्यूटेंट्स, फिश हमने खाई, ठीक है, तो ह्यूमंस में आ गया, तो इसको हम बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन हो गया सिंपली, बायो कंसंट्रेशन हो गया अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, फिर ये फूड चेन, अगर एक्वेटिक पानी से ये फूड चेन में आ गया। तीसरा है अगर बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन हम इसको बोलते हैं, इसका हो गया वंस पोल्यूशन एंटर्स द फूड चेन, इट इज कंसंट्रेशन इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर फूड चेन, दिस प्रोसेस नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। देखो अगर पोल्यूटेंट फॉर एग्जांपल फूड चेन में ए बी सी डी ई फिर से ए, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पोल्यूटेंट एंटर हुआ हमारी फूड चेन में, ठीक है, अब बी ने ए को खाया, इसमें भी ये आ गया, अगर सी ने बी को खाया, इसमें भी आया, लेकिन बी में अगर यहाँ पे 10% था, बी में 15% हो गया, और इसमें सी में कंसंट्रेशन इसकी 20% होगी, तो ये बढ़ रहा है ना, लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, इस पोल्यूटेंट की रेट बढ़ रही है, उसका जो है अमाउंट बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्पलीफिकेशन। कोई चीज़ जब एम्पलीफाई होता है, मैग्निफाई होता है, इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बायो एक्यूमुलेट्स या बायो मैग्निफिकेटर्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किनकी, जो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो बायो मैग्निफिकेट होते हैं, जो बायो मैग्निफिकेशन दिखाते हैं। बायो मैग्निफिकेशन वही पोल्यूटेंट दिखाएगा जो जिसकी लाइफ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वही तो निकलेगा नहीं, वही तो रहेगा एनवायरनमेंट में। दे आर लॉन्ग लिव्ड, ऐसे जो बायो मैग्निफिकेशन उस पोल्यूटेंट से दिखती है जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है, जो ज़्यादा समय रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट। जैसे DDT बेस्ट एग्जाम्पल इसकी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, जो आपने बचपन से NCERT में पढ़ा होगा। तो DDT भी एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो बायो मैग्निफाई होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, इसको हम DDT बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT, तो याद कर लेना।
They are fat soluble, therefore to check amount of biomagnificents we check fat tissues in fishes, milk in mammals. तो ये फैट सॉल्युबल होती है, ये फैट में सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तो हम कैसे फिर चेक करते हैं कि ये बायोमैग्निफिकेंट्स है कि कितने हैं? तो हम फिशेस में फैट टिश्यू चेक करते हैं उनके, क्या उसमें है, और मैमल्स में हम मिल्क चेक करते हैं, क्या मिल्क में पाए जाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी, एक तो ये लॉन्ग लिविड होते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। दूसरा, दे आर मोबाइल, ये मोबाइल होते हैं, दे विल बी ट्रांसफरिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स। ये मोबाइल होते हैं, ये कहीं पे भी जाते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला DDT, एंडोसल्फान, स्ट्रोनियम 90, मरकरी काजेस मिनामाता डिजीज। आपको पता है मिनामाता डिजीज जो है ना वो कैसे होती है, वो मरकरी से होती है। फर्स्ट टाइम इसको देखा गया जापान के एक शहर मिनामाता में, इसलिए इसका नाम मिनामाता रखा गया। पॉलीथीन काजेस कैंसर एंड इट गेट्स लीटेड इन फ्लूइड्स, सूप्स एंड ग्रेवी, है ना। तो इसीलिए कुछ आप देखोगे कि गवर्नमेंट कितना फोकस कर रहा है कि पॉलीथीन बैन करो, मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पानी में, क्योंकि उससे मिनामाता डिजीज होती है। पॉलीथीन से कैंसर काजिंग एजेंट्स निकलते हैं। DDT भी एक बायोमैग्निफिकेशन एजेंट है। एंडोसल्फान, स्ट्रोनियम 90, ठीक है। सोल्यूशन इज फूड ग्रेड प्लास्टिक, दैट इज HDPE, इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। बोला जाता है कि अगर आप पॉलीथीन इस्तेमाल करना भी है तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल करना चाहिए, या PET, पॉलीइथिलीन टेरिपेथेलेट, ठीक है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ये आपको याद रखना है। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। DDT क्या है, ये है बेसिकली DDT बेसिकली आपने देखा होगा हम क्यों इस्तेमाल करते थे। ये एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने की दवाई है, टू कंट्रोल मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई है। पेस्टिसाइड यूज्ड इन क्रॉप्स, इसको हम क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं एज पेस्ट उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड। इट इज बेन्ड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर, जो हमारे एनाटॉमी कॉलेज में बहुत सारे कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल्स है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर DDT को बैन किया गया है, क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन दिखाता था और ये बाहर ये नहीं जाता था फिर एनवायरनमेंट से। अच्छा, DDT क्यों अच्छा नहीं है, DDT हम क्यों चाहते हैं DDT ना रहे हमारे इसमें हार्मोन, ये हार्मोन डिसरप्टर है, इसमें हार्मोन डिसरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉजेज इनफर्टिलिटी इन बर्ड्स एंड एनिमल्स, इससे बर्ड्स और एनिमल्स में अगर ये आ जाएंगे तो इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो वो फिर ऑफस्प्रिंग नहीं दे पाते हैं। इट इज़ एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर, इंटरनल ऑर्गेनल डिस्टर्प्टर, इससे हमारा हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट्स अ कार्सिनोजेनिक कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोईथेन, हाँ। तो ये जो है ना, ये हार्मोन डिसरप्टर है, इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है बर्ड्स और एनिमल्स में। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, इससे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स निकलते हैं, ठीक है। इंडिया ने बैन किया है DDT को एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, लेकिन इंडिया और नॉर्थ कोरिया ने अपोज किया कंप्लीट बैन ऑफ DDT, ठीक है। अगर हम एंडोसल्फान की बात करेंगे, ये कॉमनली यूज्ड क्या है, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने की दवाई है, ठीक है। ये एक POP है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। इट वॉज ब्रॉट अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 2011, इसको भी स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर लाया गया था। बैनड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। अभी वाला आप स्टेटस चेक कर लेना, लेकिन रिसेंट पास्ट में इसको बैन नहीं किया था इंडिया ने। इंडिया हैव डिसाइडेड टू फेज आउट एंडोसल्फान इन 2017, इन्होंने बोला था कि हम फेज आउट करेंगे, तो अभी आप स्टेटस इसका चेक कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं रिसर्च स्टेटस इन सारे केमिकल्स का। एंडोसल्फान से क्या होता है, इससे कैंसर होता है, एंडोक्राइन एंड हार्मोनल डिसरप्टर होता है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट हैज़ गिवन येलो लेवल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेस ऑफ टॉक्सिसिटी लेवल्स, ठीक है। तो ये जो है, ये जितने भी ये केमिकल्स हैं, these are not good for humans, even not humans, not animals, either not humans, for not birds as well। तो ये हार्मफुल होते हैं ओवरऑल हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। स्ट्रोनियम 90 जो है वो बायो एक्यूमुलेटेंट है, दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, एटॉमिक बम। स्ट्रोनियम is non-toxic, naturally occurring substance. It is used for irradiation of food, for human space mission packaged foods. It is used for radiotherapy against cancers। तो ये भी एक जो है न्यूक्लियर ये बाई प्रोडक्ट है न्यूक्लियर मटेरियल का, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का, एटॉमिक बम्स का, लेकिन ये भी जो है हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
तो देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर पीओपीज को बैन किया गया है। ये पीओपीज को अगर आपको ट्रेड करना है आपको परमिशन लेनी पड़ती है। पीओपी होता है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या कौन होता है? ये वो ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो जिनमें एबिलिटी होती है बायो एक्यूमुलेशन की और बायो मैग्निफिकेशन की। ये 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में ये फोर्स में आया स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन नजर रखता है ऐसे पोल्यूटेंट्स पे जिनमें क्वालिटी होती है बायो एक्यूमुलेशन की और बायो मैग्निफिकेशन की, जो फूड चेन में जा सकते हैं और फूड चेन में जाके इंक्रीज हो सकते हैं और जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, द कन्वेंशन इनिशिएटेड बैनड और फेज्ड आउट ऑफ 12 बायो एक्यूमुलेटेंट दैट आर नोन एज डर्टी डजन। तो इन्होंने इस स्टॉकहोम कन्वेंशन ने 12 ऐसे पीओपीज के लिस्ट दिए हैं, तो बोला कि इनको बैन करो। इनको हम डर्टी डजन बोलते हैं। डजन में 12 आते हैं ना डजन में, तो इसको हम डर्टी डजन बोलते हैं। इन 2011 एंडोसल्फान वाज एडेड टू द लिस्ट, और 2011 में एंडोसल्फान भी ऐड किया गया था इस लिस्ट में, डर्टी डजन लिस्ट में। डीडीटी भी, एंड्रिन, हेप्टेकर और पीसीबी जो है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट और ऑन प्लाईवुड, वुडन फर्नीचर एटसेट्रा टू प्रोवाइड शाइन। हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है ना, ये हम प्लाईवुड पे लगाते हैं थोड़ा सा शाइन करने के लिए। ठीक है, कारपेट्स को ये करने के लिए, कोट करने के लिए डीकार्बो डाइफिनाइल ईथर यूज होता है। ठीक है, पीसीबी होता है ये याद रख लेना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये हाईली टॉक्सिक बायोएक्यूमुलेंट होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मशीनरी, व्हाइट पेपर्स टू ब्लीच द पेपर्स, इन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, फ्लोरेसेंट लैंप्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। ये लिखा गया है कि किस जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, ये केमिकल्स होते हैं ना, ये किस किस काम आते हैं, मतलब क्यों हम यूज़ करते हैं इनको। नो डाउट इनकी यूजेस भी है, लेकिन ये जितना हार्म पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ज़रूरी नहीं है हम इनको यूज़ करें। हमें इनके ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर इसमें आप याद रखना डीडीटी का, आप स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखना कि ये फोर्स में 2004 में आया। पीओपीज के रिलेटेड, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिलेटेड, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो बायो एक्यूमुलेशन दिखाते हैं, बायो मैग्निफिकेशन दिखाते हैं। इन्होंने डर्टी डजन दिया, 12 बायो एक्यूमुलेटेंट्स का लिस्ट दिया कि बोला इनको बैन करो। ठीक है, बैन बहुत सारी चीज़ें हो भी गई डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन सारी कंट्रीज़ फिर नहीं करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज सफिशेंट है इतना। इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे हम फूड चेन्स के बारे में, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, कितना आपको हो रहा है, कितना रिवीजन आपको हुआ है, और कितना आपको फील हो रहा है कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।